महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हाल ही में पुणे में निवेश के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है? HDFC लाइफ इंश्योरेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज एलियांज, भारतीय स्टेट बैंक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, बजाज फिनसर्व। महाराष्ट्र सरकार ने बजाज फिनसर्व के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसको एमओ यहाँ पे बोला जाता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत, ठीक है। गैर बैंकिंग वित्त कंपनी पुणे में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिसमें माना जा रहा है कि 40,000 से अधिक नौकरियां सृजित होने की संभावना है। महाराष्ट्र के किस जिले में भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है? मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपुर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, ठाणे में। केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, इनके द्वारा बताया गया है कि ठाणे जिले के भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जा रहा है। साथ ही 121 आदिवासी गांवों को मॉडल गांव के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। हाल ही में सरकार ने अरहर, उड़द दाल पर स्टॉक सीमा लगा दी। सरकार ने स्टॉक सीमा क्यों लगाई है? दालों के निर्यात को बढ़ावा देना, दालों की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए, जमाखोरी को रोकने और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। अब इसका बहुत आसान सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सी, जमाखोरी को रोकने और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा तत्काल इस प्रभाव से इस संबंध में आदेश यहाँ पे जारी किया गया है कि सरकार ने अक्टूबर तक थोक विक्रेताओं, एकदम ध्यान से सुनते चलिए यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे थोक विक्रेता है, थोक विक्रेता के साथ साथ जो यहाँ पे खुदरा विक्रेता है, खुदरा विक्रेता और आयातक और मिलरों द्वारा रखी गई अरहर और उड़द दाल पर स्टॉक सीमा लगा दी गई है। जैसे कि आदेश के अनुसार थोक विक्रेताओं के लिए अरहर और उड़द पर यहाँ पे प्रत्येक पर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, 2000 टन थोक के लिए 2000 टन तक, खुदरा विक्रेताओं और खुदरा दुकानदारों के लिए 5 टन तक ये स्टॉक कर सकते हैं, इससे अधिक स्टॉक नहीं कर सकते हैं। और बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं के लिए, खासकर डिपो वगैरह जो वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे 200 टन की स्टॉक की सीमा की निर्धारित की गई है। इससे अधिक अगर होगा तो पूरी तरीके से इलीगल हो जाएगा। G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप HWG की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, हैदराबाद में। तीसरी हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक में मेडिकल काउंटर मेजर्स में R&D पर सहयोग पर ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग, हेल्थ वर्किंग ग्रुप ने डिलीवरेबल का यहाँ पे प्रस्ताव दिया हुआ है, डिलीवरेबल का यहाँ पे प्रस्ताव दिया हुआ है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो जैसे कि यहाँ पे हेल्थ हो गया, हेल्थ खासकर आपात स्थितियों में चल रही पहलों को मैपिंग, रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया, और जलवायु परिवर्तन की इंटरफेस और स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव पर काम करने के लिए जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र का यहाँ पे शुभारंभ शामिल है। इसके अलावा डिजिटल स्वास्थ्य पर, जैसे टेली मेडिसिन वगैरह का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, ठीक है, तो डिजिटल स्वास्थ्य पर एक वैश्विक पहल की शुरुआत, मौजूदा डिजिटल स्वास्थ्य पहलों को अभिसरण करने के लिए एक संस्थागत ढांचा भी प्रस्तावित डिलीवरेबल्स में यहाँ पे एक है। हाल ही में प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेता आमिर रजा हुसैन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2000, 2001, 1990, 2008। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, 2001 में जाने माने थिएटर अभिनेता और निर्देशक आमिर रजा हुसैन का निधन हो गया है। यहाँ पे आप उनकी इमेज भी देख सकते हैं, यही है आमिर, ठीक है, आमिर रजा हुसैन, ठीक है। इनकी अगर बात किया जाए, हुसैन ने कारगिल युद्ध पर आधारित द 50 डे वार
इसके साथ साथ द लेजेंड ऑफ राम, द लेजेंड ऑफ राम जैसे बड़े आउटडोर स्टेट को प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इनके द्वारा ये मुसब ठीक है बनाया गया था। 1974 में स्थापित स्टेज डोर थिएटर कंपनी के क्रिएटिव डायरेक्टर भी थे इन्होंने, जिसने 91 से अधिक प्रस्तुतियाँ और 1100 से अधिक प्रदर्शनों को प्रस्तुत किया। अमीर राजा हुसैन ने 2001 में थिएटर में उनके योगदान के लिए सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अमीर राजा हुसैन ने सुपरहिट फिल्म जैसे कि बाहुबली हो गया, ट्रिपल आर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, इन फिल्मों में भी काम किया। वह फिल्म आदि पुरुष में भी नज़र आने वाले हैं, जो कि अभी हाल ही में रिलीज होने वाली है, शायद 16 जून के आसपास। सुलोचना लाटकर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका पेशा क्या था? गायक थी, राजनीतिज्ञ, अभिनेत्री, खिलाड़ी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अभिनेत्री। यहाँ पे आप इस चेहरे से भली भांति परिचित भी होंगे, यही है यहाँ पे सुलोचना लाटकर, दिग्गज हिंदी और मराठी फिल्म अभिनेत्री सुलोचना लाटकर, जिन्होंने 1960 और 1970 के दशक में बॉलीवुड के आदर्श माँ के रूप में इनको पहचान हासिल की। इनका ठीक है लंबी बीमारी के बाद 94 साल की उम्र में इनकी ठीक है निधन हो गया है। उन्होंने 300 से अधिक मराठी और हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, जो कि मामूली बात नहीं है। सोचिए 300 से अधिक, ठीक है। इनको ठीक है सबसे जो कह सकते हैं प्रसिद्धि मिली खासकर मराठा टिटुका मेलवावा, 1964 में एक मूवी आई थी मराठा टिटुका मेलवावा में छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ, जिनका नाम है जीजाबाई, नाम से भी आप लोग परिचित होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई की भूमिका निभाने के लिए ठीक है काफ़ी इनको प्रसिद्धि मिली, आज भी इनको ठीक है याद किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? आई होप इसको पिछले बार मैंने कराया था आपको, ठीक है। इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका बीट प्लास्टिक प्रदूषण। ध्यान रखिएगा, बीट प्लास्टिक प्रदूषण, ठीक है, 2023 की थीम है, ठीक है। पूरा इको सिस्टम को रीस्टोर करने के लिए यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस की यहाँ पे बात करें तो 5 जून को यह मनाई जाती है और 1974 से ये मनाई जा रही है लगातार, ठीक है। अभी इस बार का जो इसका जो मेज़बान जो देश है आइवरी कोस्ट, ठीक है। आपको पता है होना चाहिए कहाँ है ये देश, थोड़ा देख लीजिए। आइवरी कोस्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिल्कुल घाना के किनारे, लाइबेरिया के बीचों बीच, यही है आइवरी कोस्ट, ठीक है। आइवरी कोस्ट यहाँ पे, ठीक है। इसके पड़ोसी देश देख पा रहे, इधर लाइबेरिया है, इधर गिनिया है, उसके बाद माली, बुर्किना फासो, इधर हो जाएगा घाना। तो पड़ोसी देशों को ध्यान में जरूर रखिएगा। जो भी देश इस तरह से ठीक है चर्चा में रहता है तो वैसे प्रश्नों को भी बनने की संभावना होती है। कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बहुत चर्चा में रहा है अभी, खासकर ठीक है जो उड़ीसा के बालासोर में जो खासकर ठीक है इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है। कवच एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP देख पा रहे हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोजेक्शन होता है इसका मतलब, ATP का मतलब ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोजेक्शन, जिसे भारतीय रेलवे द्वारा अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन जिसका नाम है RDSO के माध्यम से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2012 में ठीक है कह सकते हैं कि शुरू हुआ। पहला जो इसका नाम था कोलिजन अवॉइडेंस, ठीक है, मतलब अवॉइडेंस यहाँ पे ठीक है सिस्टम था, लेकिन बाद में इसका नाम करके क्या रख दिया, कवच, ठीक है। पहले इसे ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS देख पा रहे हैं, कोलिजियम, ठीक है, सॉरी कोलिजियम नहीं यहाँ पे कोलिजन, ठीक है। कोलिजन मतलब होता है ना यहाँ पे टकराना, कोलिजन, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। कवच प्रणाली को शून्य दुर्घटनाओं को प्राप्त करने के लिए भारतीय रेलवे के लक्ष्य के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है। अगर इसकी यहाँ पे बात किया जाए, देखिए स्वदेशी तकनीक से इसको बनाया गया है पूरा। लागत की इसकी बात किया जाए तो विश्व भर में सबसे सस्ता है यहाँ पे, जहाँ बाकी अन्य देशों में लगभग 1 किलोमीटर बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए
का खर्च आया है, वहीं भारत में देखा जाए तो मात्र यहाँ पे कितना आया है, यहाँ पे 50 लाख रुपए प्रति किलोमीटर। इसीलिए अभी जो बजट आया 2022-23 का, एकदम ध्यान से देखते चलिए, इस पर प्रश्न आने की संभावना है। यहाँ से 2022-23 के बजट में यहाँ पे 2000 किलोमीटर के लिए राशि आवंटन किया गया, 2000 किलोमीटर के लिए। अब सोच पा रहे हैं 2000, ठीक है, जबकि अभी तो इतना सारा, ठीक है, जो पूरा भारत में रेलवे का जाल बिछ गया है। तो अब सोच सकते हैं कि 2000 जो किलोमीटर जहां कवच लगाया जाएगा वे उन्हीं जगहों पे लगाया जाएगा जहां पे, ठीक है, इंडस्ट्रियल जो भी, ठीक है, कॉरिडोर है, अच्छी अच्छी ट्रेनें, ठीक है, जो चल रही है वहीं पे लगाया जाएगा। स्वाभाविक सी बात है। आगे इसको, ठीक है, टारगेट किया गया है कि 2027-28 तक, 2027-28 तक भारत के लगभग 34,000 किलोमीटर, ठीक है, ट्रैक पर इसको कार्यान्वयन यहाँ पे दिया जाएगा, किया जाएगा, ठीक है। काफ़ी लंबा समय है अभी। निम्नलिखित जनजातियों पर विचार कीजिए। मारा जनजाति, लाई जनजाति, चकमा, अंगामी जनजाति, सुमी जनजाति। यहाँ पे पूछ रहा है कि कितनी मिजोरम जनजातियाँ राज्य की मूल निवासी है। अभी मिजोरम जो वहाँ पे भी, ठीक है, जो हिंसा हुई है उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न बना दिया गया है। मिजोरम राज्य के मूल निवासी है। देखिए, मारा जनजाति, लाई, चकमा जनजाति, ये तीन जो है यहाँ पे, ठीक है, देखा जाए तो मूल रूप से मिजोरम के निवासी है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा केवल 3। बाकी का जो है यहाँ पे अंगामी जनजाति, सुमी जनजाति, ठीक है, ये नागालैंड की जनजाति है, नागालैंड की जनजाति है। नागालैंड में इसके अलावा और भी कुछ प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती है, जैसे कि आओ जनजाति, नाम ही आसान है, आओ। इसके अलावा रेंगमा जनजाति, रेंगमा जनजाति। इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा लोथा जनजाति, लोथा जनजाति, ठीक है। इसके अलावा मिजोरम की देखा जाए, मारा, लाई, चकमा, 2 और इसमें जोड़ लीजिए आप लोग, ठीक है। मिजो तो आप लोगों परिचित होंगे इससे, मिजो, हमार, इसमें एक और जोड़ दीजिए, हमार नहीं होगा, ठीक है, हमारा हो जा रहा है, ठीक है, हमार जनजाति। एक और यहाँ पे हो जाएगा पावी जनजाति, ठीक है। तो 6 जो ट्राइब है मिजोरम में, एकदम आप लोग को ध्यान में रख के जाना है, प्रश्न आने की संभावना है। निम्नलिखित में से कौन से कारक एनीमिया के लिए जिम्मेदार है? आयरन की कमी, विटामिन की कमी, जीर्ण रोग, ल्यूकेमिया और माइक्रोफिब्रोसिस। देखा जाए, ठीक है, तो एनीमिया के लिए सबके सब जिम्मेदार कारक हैं, सभी 4 हैं। जैसे कि आयरन की कमी की बात कर ले तो यह विश्व भर में एनीमिया का सबसे सामान्य कारण माना जाता है, आयरन की कमी, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे विटामिन की कमी। पर्याप्त मतलब देखा जाए स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए फोलेट और विटामिन B12 की यहाँ पे आवश्यकता होती है। उसके बाद जीर्ण रोग है, जैसे कि कैंसर, HIV, एड्स, ठीक है। इसके अलावा गुर्दे की बीमारी और अन्य सृजन संबंधी बीमारियों जैसे जीर्ण रोग लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जिसमें पुरानी एनीमिया भी यहाँ पे हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे ल्यूकेमिया और है माइलोफिब्रोसिस, ठीक है। ये देखा जाए तो मुख्यतः, ठीक है, अस्थि मज्जा का एक कारण होता है, समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अस्थि मज्जा जैसी, ठीक है। कई बीमारियां अस्थि मज्जा जैसी नहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। अस्थि मज्जा या फिर कह सकते हैं रोग ल्यूकेमिया और माइक्रोफिब्रोसिस जैसी कई बीमारी आपके अस्थि मज्जा में रक्त उत्पादन को प्रभावित करके एनीमिया का एक कारण बन सकता है। तो सबका सब यहाँ पे है। हाल ही में फोकैल्ट पेंडुलम खबरों में था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यहाँ पे इमेज देख लीजिए, समझ में आ गया होगा आपको। फोकैल्ट पेंडुलम बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है, स्टार मार्क करके चलेंगे। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पृथ्वी का परिभ्रमण। अभी भारत के नए संसद भवन की छत में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, छत में एक फोकैल्ट पेंडुलम स्थापित किया गया। इसका ऊपर भी एकदम इसी टाइप की संरचना आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है, जो कि वैज्ञानिक कलात्मकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पेंडुलम में देखेंगे इस टाइप का, ठीक है, जो ऊपर से लटका होगा, एक भारी यहाँ पे बॉब होता है जो छत में एक निश्चित बिंदु से लंबे मजबूत तार के अंत में निलंबित होता है। जैसे ही पेंडुलम घूमेगा तो पेंडुलम और घूमती हुई पृथ्वी के बीच जो सापेक्ष गति के कारण पेंडुलम समय के साथ धीरे धीरे अपने अभिविन्यास बदलता हुआ प्रतीत होगा।
फोकाइट पेंडुलम पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग के रूप में कल्पना की गई एक साधारण यंत्र है। इसका नाम फ्रांसीसी भौतिकी विज्ञानी, ठीक है, जो वैज्ञानिक है लियोन फेकोल्ट के नाम पे, लियोन फेकोल्ट के नाम पर रखा गया, जो फ्रांसीसी है यहाँ पे, ठीक है, जिन्होंने पहली बार 1851 में इसका प्रयोग किया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन बाल्कन क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? बोस्निया, स्लोवानिया, यूक्रेन, सर्बिया। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे बाल्कन क्षेत्र का हिस्सा क्या कर रहा है, नहीं है, तो बिल्कुल अलग है यहाँ पे यूक्रेन, ठीक है, ब्लैक सी के ऊपर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बाल्कन सी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखने के चलिए। यूरोप को देखा जाए तो लगभग 3 प्रायद्वीप देखने के लिए मिल जाएंगे। एक तो इधर स्पेन के तरफ, ठीक है, उसके बाद इधर इटली हो जाएगा, और ये भी तो देखिए 3 भाग से पूरा ये जो इलाका है या घिरा हुआ है, सब ये पूरा ठीक है, ये बाल्कन पेनिनसुला के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। अब इसमें जो भी देश है, इसमें तुर्की को भी शामिल कर सकते हैं इसमें, ठीक है, ग्रीस को भी शामिल किया जा सकता है, और जितना भी देश है यहाँ पे मैसेडोनिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, सर्बिया, रोमानिया, हंगरी, स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, इन सारे ही देशों को देखा जाए, ठीक है, तो सब यहाँ पे शामिल किया जाता है बाल्कन प्रायद्वीप के अंतर्गत। तो ध्यान में जरूर रखेंगे, प्रश्न यहाँ से दे देता है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना का शुभारंभ किया? सतारा, रायगढ़, ठाणे, लातूर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ठाणे में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में एशिया की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना की शुरू की है। पुनर्विकास टाउनशिप योजना में अच्छी तरीके से देखा जाए यहाँ पे, तो जो भी यहाँ पे सुसज्जित यहाँ पे शहर हो गया, शैक्षणिक व्यवस्था की चाहे हम लोग बात कर ले, खेल हो गया, इसके अलावा मनोरंजन, पार्किंग, नागरिक सुविधाएं, सब इसमें शामिल किया गया है। इसको यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है सिडको के द्वारा, सिडको के द्वारा। इसका मतलब होता है सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसका यहाँ पे पूरा इस परियोजना को इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। इस परियोजना के तहत टाउनशिप के तर्ज पर एकीकृत पुनर्विकास परियोजना की जाएगी और रहने वालों को यहाँ पे 323 वर्ग फुट का मालिकाना हक का घर भी मिलेगा। निम्नलिखित में से किस गोल्फ खिलाड़ी ने जून 2023 में मेमोरियल टूर्नामेंट जीता? शिबू किम, विक्टर होलैंड, साहिल थिंगला, हिदेकी मात्सुयामा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, विक्टर होलैंड के द्वारा। विक्टर होलैंड ने डेनी मैकार्थी के साथ प्लेऑफ में 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार यहाँ पे जीता हुआ है। इसका आयोजन यहाँ पे किया गया था मुडरफील्ड विलेज में, मुडरफील्ड विलेज में इसका आयोजन किया गया था। यह कहाँ है तो ध्यान रखिएगा, मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका में। एक गोल्फ पूरा ठीक है कम्युनिटी है, एक समुदाय है, वहीं पे इसका आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ अभ्यास एकता के 6ठे संस्करण में भाग लेगा? श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, सिंगापुर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मालदीव। भारतीय नौसेना के गोताखोर और समुद्री कमांडो ने 4 जून से 3 जुलाई तक मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के साथ अभ्यास एकता के 6ठे संस्करण के लिए यहाँ पे ठीक है पूरी तरीके से मालदीव तैयार है। डाइविंग और स्पेशल ऑपरेशन में समझ सकते हैं इंटर ऑपरेबिलिटी को यहाँ के बढ़ाने के लिए दोनों सेनाओं के बीच वार्षिक अभ्यास आयोजित किया जाता है। फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स में शीर्ष भारतीय धावक अमलान बोर्गोहेन ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 2, 3, 4, 5। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 2। शीर्ष भारतीय स्प्रिंटर अमलान
बोर्गोहन ने फ्लैंडर्स कप 2023 में पुरुषों की 100 मीटर और दूसरा 200 मीटर की दौड़ में यहाँ पे 2 स्वर्ण पदक जीता। 100 मीटर में भी 1 स्वर्ण और 200 मीटर में भी 1 स्वर्ण पदक जीता, जिसे बेल्जियम के मर्कसे में अंतर्राष्ट्रीय इंटरवर्क एथलेटिक गाला के रूप में भी इसको यहाँ पे जाना जाता है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नरेंद्र मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर पुस्तक का विमोचन किया। किताब का नाम क्या रखा गया है? अमृतकाल का लक्ष्य, अमृतकाल की राह, अमृतकाल का संकल्प, अमृतकाल की ओर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, अमृतकाल की ओर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर आधारित जो पुस्तक है अमृतकाल की ओर का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार के 9 वर्षों ने देश को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि 2014 से या फिर 2014 के बाद से बड़ा अंतर आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद संभाला था। नौसेना ने पानी के भीतर लक्ष्य को नष्ट करने के लिए मेड इन इंडिया हैवीवेट टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया। टॉर्पीडो का नाम क्या है? सी स्कीमिंग, सी राफेल, सी लायन, सी साइक्लोन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, सी स्कीमिंग। भारतीय नौसेना ने मेड इन इंडिया हैवीवेट टॉर्पीडो का उपयोग करके पानी के नीचे के लक्ष्य को नष्ट करने का सफल परीक्षण किया। इसको स्वदेशी रूप से, जैसे मेड इन इंडिया लगा हुआ है तो यहाँ पे पूरी तरीके से इसको स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। हैवी वेट टॉर्पीडो द्वारा पानी के नीचे के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक निशाना बनाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। सी स्कीमिंग के नाम से मशहूर इस मिसाइल ने नीचे से समुद्र में तैर रहे लक्ष्य को भेदा। भारतीय नौसेना के मुताबिक यह मिसाइल अपने लक्ष्य को 300 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में सक्षम है। दक्षिण कोरिया में यहाँ पे देख रहे हैं U20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पुरुषों के शॉट पुट इवेंट में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने स्वर्ण पदक जीता? शाहरुख खान, शिवम लोहाकरे, शकील उसके बाद यहाँ पे सिद्धार्थ चौधरी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, सिद्धार्थ चौधरी। भारत के सिद्धार्थ चौधरी ने पुरुषों के शॉट पुट में 19.52 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता। सर्वश्रेष्ठ थ्रो के रूप में आप समझ सकते हैं, जैसे कि होता है ना शॉट पुट, ठीक है, फेंका जाता है एक हाथ से। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सुहल जर्मनी में चल रहे 2023 ISSF, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ISSF का मतलब होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, विश्व कप जूनियर में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता? धनुष श्रीकांत, हरमेहर लैली, प्रथम भड़ाना, अभिनव शाह। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, धनुष श्रीकांत के द्वारा। धनुष श्रीकांत ने सुहल, जो कि जर्मनी में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप जूनियर के तीसरे दिन पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल, ठीक है, में मतलब कह सकते हैं कि भारत को इस प्रतियोगिता में गोल्ड दिलाया। स्वीडिश दिग्गज जलाटन इब्राहिमोविक ने 41 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति की घोषणा की। वह किस खेल से संबंधित है? देख पा रहे हैं यहाँ पे स्वीडिश दिग्गज ज्वाल्टन इब्राहिमोविक। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। इसका ठीक है संबंध, ठीक है, इनका संबंध फुटबॉल से है। वह 121 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 62 गोल के साथ स्वीडन के सर्वकालिक प्रमुख गोल स्कोरर के रूप में यहाँ पे सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने, ध्यान रखिएगा, यूरो 2016 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया, लेकिन 2021 में स्वीडन में असफल विश्व कप क्वालिफाइंग अभियान के लिए वापसी भी की थी। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च किया है? भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, HDFC। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, भारतीय रिजर्व बैंक। वर्तमान में RBI में आंतरिक उपयोग के लिए, ध्यान रखिएगा, बहुहितधारकों
दृष्टिकोण के माध्यम से अधिक वित्तीय समावेशन की सुविधा यहाँ पे प्रदान करेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन की यहाँ पे फैसिलिटी प्रदान करेगा, वित्तीय समावेशन। रिजर्व बैंक कई नीतिगत पहलों को लागू करके वित्तीय समावेशन का समर्थन करता है और अंतर्दृष्टि की शुरुआत इस दिशा में एक और यहाँ पे कदम है। अब आपको ध्यान रखना है कि इस वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए आरबीआई ने 2021 में वित्तीय समावेशन सूचकांक का निर्माण किया हुआ था। अब इसमें बेसिकली यहाँ पे 3 व्यापक जो पैरामीटर था, इसके तहत 3 पैरामीटर था, इसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 3 पैरामीटर, जैसे कि नंबर 1 हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक्सेस की, एक्सेस ठीक है, इसका वेटेज 35% यहाँ पे दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे यूज हो जाएगा, यूजेबिलिटी का दिया गया था 45%। उसके साथ साथ यहाँ पे हो जाएगा गुणवत्ता का, ठीक है, गुणवत्ता का यहाँ पे इसका दिया गया यहाँ था 20%, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को नापने के लिए, यहाँ पे मापने के लिए 2021 में आरबीआई के द्वारा 3 पैरामीटर दिया गया था। इसी के आधार पे फाइनेंशियल इंक्लूजन का यहाँ पे पूरा इंडेक्स तैयार किया जाता है। न्यास विकास पोर्टल मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? ऑनलाइन शिक्षा सेवा प्रदान करने के लिए। ध्यान रखिएगा, न्यास विकास पोर्टल, ये यहाँ पे गलत है। केंद्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए, ये बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, बी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। न्याय विकास पोर्टल में प्रवेश करने के 4 कुशल तरीकों की अनुमति देता है, 4 कुशल तरीकों की अनुमति देता है, जिससे कि हितधारकों को यहाँ पे चाहे वो फंडिंग हो जाए, फंडिंग की बात कर लें फिर, ठीक है, फंडिंग के साथ साथ प्रलेखन के साथ साथ परियोजना निगरानी, ठीक है, अनुमोदन ऐसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। 4 कुशल तरीकों की इस प्रकार से अनुमति देता है, ठीक है। और इससे संबंधित जो जानकारी है निर्बाध पहुंच के साथ, ताकि यहाँ पे सशक्त बनाया जा सके। न्यास विकास के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ध्यान रखिएगा, न्याय विभाग के द्वारा 1993-94 से जिलों और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है। दिल्ली घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? दिल्ली घोषणा यहाँ पे, ठीक है, वो हिस्ट्री का नहीं है, करेंट का है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। साइबर स्पेस में साइबर घटनाओं को रोकने, कम करने और जांच करने के लिए G20 राष्ट्रों के लिए साइबर शांति और सहयोग को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। बिल्कुल पहला ही स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। साइबर स्पेस में साइबर घटनाओं को रोकने, कम करने, जांच करने के लिए साइबर शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए G20 देशों के लिए है। G20 यहाँ पे G20 राज्यों को साइबर स्पेस में जिम्मेदार राज्य व्यवहार के मानदंडों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और दिल्ली घोषणा में ऐसे मानदंड शामिल हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र और ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप द्वारा पहले ही यहाँ पे स्वीकार कर लिया गया है। ऐसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिल्ली घोषणा का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा, साइबर स्पेस में साइबर घटनाओं को रोकने, कम करने और जाँच करने के लिए डायरेक्ट इस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है। फर्मियंस बोसॉन दुर्बल परमाणु बल और प्रबल परमाणु बल शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखे जाते हैं? विखंडन परमाणु प्रक्रिया, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति और विकास, कण भौतिकी का मानक मॉडल, सौर और चंद्र ग्रहणों का अध्ययन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, कण भौतिकी का मानक मॉडल। ध्यान रखिएगा, एक दुर्लभ हिग्स जो बोसॉन क्षय के लिए दशक भर की यहाँ पे खोज की गई है। इसका जो मानक मॉडल है, जैसे कि कण भौतिकी का मानक मॉडल एक सिद्धांत है जो ब्रह्मांड के बुनियादी निर्माण खंडों और उनके साथ क्रियात्मक शक्तियों का पूरा ही वर्णन करता है। हिग्स बोसॉन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हिग्स क्षेत्र में ऊर्जा का एक क्षेत्र है जो समताप मंडल में ही यहाँ पे मौजूद है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि समताप मंडल में ही यहाँ पे मौजूद है, यही गलत है। यहाँ पे ध्यान रखना है
ठीक है, कि जो कण भौतिकी के जो मानक मॉडल में हिग्स बोसॉन जो एक मौलिक कण है यहाँ पे पूरे तरीके से देखा जाए तो अंतरिक्ष में यहाँ पे व्याप्त है। ध्यान रखिएगा, यह हिग्स क्षेत्र का क्वांटम विक्षोभ है जो ब्रह्मांड का एक मूलभूत क्षेत्र है जो पूरे अंतरिक्ष में यहाँ पे व्याप्त है। हिग्स जो क्षेत्र है अन्य मौलिक कणों के साथ परस्पर क्रिया करके द्रव्यमान देता है। सरल शब्दों में यहाँ पे देखा जाए तो हिग्स जो बोसॉन है वह कण है जो अन्य कणों को उनका यहाँ पे द्रव्यमान देता है। हिग्स बोसॉन के बिना ब्रह्मांड में कोई यहाँ पे द्रव्यमान, कोई भी यहाँ पे मास पूरी तरीके से क्या होगा, नहीं होगा। बाकी चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हिग्स बोसॉन वह कण है जो अन्य कणों को उनका द्रव्यमान देता है, बिल्कुल सही है। हिग्स बोसॉन ने हमें इस बात की बेहतर समझ दी है कि कणों में द्रव्यमान क्यों होता है, ये भी बिल्कुल सही है। कण भौतिकी के मानक मॉडल में हिग्स बोसॉन एक मौलिक कण है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। करा गलत कौन है, तो गलत कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ए।